कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं करते हैं तो एक जगह की मैकेनिकल दूसरी जगह की मैकेनिकल को हम बराबर करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जांपल मैंने ये भी लिया था। तीसरा, इस एग्जांपल में मैंने फ्रिक्शन लगा दिया, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स को मैंने एब्सेंट रखा और फ्रिक्शन लगा दिया, और फिर हम आपसे वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करो। चलिए हम इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा ध्यान से उस क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं आपको इसका आंसर शेयर करूँ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहता है कि कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं ना? कन्वेयर वो ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, कंपनियों में लगे रहते हैं, फैक्ट्रीज में। देखा है वेदांत कन्वेयर बेल्ट? सर इस पे बैग रखने पे चलता है वो अपने आप? हाँ, वो स्टेशन वगैरह के। यस सर। ये आपकी कन्वेयर बेल्ट। स्टेशन पे नहीं, एयरपोर्ट पे वो देखिए ऐसा इज ए कन्वेयर बेल्ट। शुरू करते तो ये सब फालतू। ये उसके पहिए हैं भीतर में, और ये बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट, ये जो पहिया है ये नाच रहा है, और इसके नाचने से जो कन्वेयर बेल्ट है वो मूव कर रहे हैं, ऊपर वाला आगे, नीचे वाला पीछे। और इसके मूव करने की जो स्पीड है वो स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। नोट करते चलिएगा, स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट is 10 meter per second. एक मिनट। ये ब्लॉक है, देयर इज अ ब्लॉक जिसका मास है m। मास ऑफ ब्लॉक इज 1 kg, और ब्लॉक जो है वो पीछे का डायरेक्शन में, अगर कन्वेयर बेल्ट का मोशन आगे की तरफ है तो ब्लॉक जो है वो पीछे के डायरेक्शन में सेम स्पीड v से मूव करता है। तो कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है वो है राइट वाट। कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है वो है राइट वाट। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। और जो स्पीड ऑफ ब्लॉक है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यह है लेफ्ट वाट। द मूविंग ब्लॉक is gently kept, gently मतलब स्थिर से, gently placed on the conveyor belt, gently placed on the conveyor belt।
चलता हुआ ब्लॉक को हम उस पर चलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर रख दें। ब्लॉक भी चल रहा होता है, कन्वेयर बेल्ट भी चल रहा होता है, और कन्वेयर बेल्ट के चलने के दौरान उस चलते हुए ब्लॉक को इस पर लैंड कर दें। ये स्थिति होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट इज, ब्लॉक एंड बेल्ट का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। तो यहां पर जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं आप देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। फाइंड पहला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन on the block with respect to ground. दूसरा, work done by friction on the block with respect to belt, जो मूविंग बेल्ट है उसके रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना। तीसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन on the belt with respect to ground. Respect to ground. और चौथा निकालनी है डिस्टेंस स्लाइड बाय द ब्लॉक on the belt with respect to belt. This is the question. Recording in progress. कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट भी चल रहा है, और उस चलते हुए बेल्ट के ऊपर चलते हुए ब्लॉक को जेंटली लैंड कर दिया है। ब्लॉक और बेल्ट के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पे स्पीड्स दोनों की एक ही है। जो ब्लॉक चल रहा होता है रखने से पहले उसकी स्पीड और कन्वेयर बेल्ट की स्पीड, दोनों की स्पीड। और आपको पता होगा कि चाहे आप कोई भी मास और स्पीड के साथ कन्वेयर बेल्ट पर रख देंगे तो बेल्ट की स्पीड मेंटेन रहेगी। ब्लॉक की स्पीड चेंज हो सकती है परंतु बेल्ट की स्पीड मेंटेन है, क्योंकि बेल्ट जो है वो मशीन उसको घुमाता है, इसके कारण बेल्ट की स्पीड मेंटेन। ब्लॉक का मास 1 kg। देखिए ने दिल्ली बनवेल दिल तो। अच्छा बताओ तो, अगर हम ग्राउंड पर बैठ करके इस सिस्टम को देखते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। कुछ ये है स्लाइड, ये सिर्फ ब्लॉक लिखे। अगर हम ग्राउंड पर बैठ के इस ब्लॉक को देखते हैं और ब्लॉक इसके ऊपर में रख दिया गया है, तो ब्लॉक का क्या होगा? मान लो ब्लॉक का इसके ऊपर में रख दिया, लैंड हो गया, तो
क्या होगा, आपको क्या महसूस होगा जब आप यहाँ खड़ा होकर के इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे? दोनों कैसा मोशन होगा, कैसा मोशन देखेंगे? दोनों तो सेम ही स्पीड से मूव कर सर रहे हैं। धीरे हो रहा होगा सर। ये मतलब हम्म, कन्वेयर का इधर है वो वस्तु का दोनों का वेलोसिटी सेम ही है, बेल्ट और मास का। तो मास बेल्ट जितना स्पीड से इधर जा रहा है, ब्लॉक उतना स्पीड से इधर जा रहा है। okay, Shaisa, can you explain what will happen to this block with respect to ground? कन्वेयर बेल्ट तो चलता रहेगा, कन्वेयर बेल्ट के चलने में कोई परेशानी नहीं है, that will be continuously moving. What would be the motion of this block? ब्लॉक तो उतना ही मूव कर रहा है। इस ब्लॉक में कैसा मोशन? ब्लॉक भी इधर ही मूव कर रहा है, तो आना चाहिए इस हिसाब से। अरे यहाँ पे कहीं भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इस बात का। कोई सीधा चल रहा है तो हम भी दौड़ते हैं उसका, तो वो भी पीछे जाएगा, दौड़ते रहेंगे, हम भी वही करेंगे। वही तो वहीं पर रहेंगे, ब्लॉक वहीं पर रहेगा, यहीं रहेगा ब्लॉक। अरे फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन है तो इसके स्पीड को जो है ना स्लो मैंने यहाँ से प्लीज समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। फिर क्या है? बताइए। ठीक, फ्रिक्शन भी लग। Shaisa, can you explain what will happen to this motion of the block? चलो तुम आइनस क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बेटा शाइसा बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं, आप क्लास में वो माइक लगता है, माइक की सेटिंग आप करेक्ट कीजिए। आप जरूर उधर से बोलते होंगे, लेकिन आप लोगों को शाइसा की आवाज आ रही है? मोहित, वेदांत? नहीं सर। नहीं सर। तो देखो ध्यान से। हाँ, कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे तो बताओ। ये दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सोच रहे थे बात। जब तक कि उसकी फिनोमेना को आप रियलाइज नहीं करोगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखते हैं ट्राई करके थोड़ी। सर उसकी शुरुआत में सर स्पीड सर वी ही रहेगी और फिर धीरे धीरे वो कन्वेयर बेल्ट के साथ, मतलब उसके मोशन के साथ ही चलना स्टार्ट कर देगा। हाँ, एक्चुअली में भी यही बात होगा। एक्चुअली में क्या होगा कि इस पर अभी जैसे ही रख देंगे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इस ब्लॉक पर पीछे का डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और मोशन चूंकि इसका आगे है तो धीरे धीरे ये ब्लॉक इसके ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये ब्लॉक इसके ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं पर जाकर रुक जाएगा, इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, है ना? इसकी स्पीड स्लो होती जाएंगी और ये ब्लॉक आगे जाकर रुक जाए, यहां पर रुक जाए, रुक जाए, वेलोसिटी 0 हो गया, रुक तो गया, लेकिन क्या इस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा? वेदांत, क्या इस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा? नहीं। रुक तो जाएगा, लेकिन क्या उस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा या फ्रिक्शन लगता रहेगा? फ्रिक्शन लगता रहेगा। फ्रिक्शन लगता रहेगा, और वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता रहेगा, बीच में टोक दे, क्योंकि ये स्टार्ट करके पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता रहेगा। और फिर ये फ्रिक्शन जो है अब इसको फर्दर सेम डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा। ये जो फ्रिक्शन है इसको सेम डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा, और यहां से क्यों लगेगा सर फ्रिक्शन?
हाँ जी, सर फ्रिक्शन क्यों लगेगा? फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि बेल्ट चल रहा है और ब्लॉक रुका। तो सर ब्लॉक तो सर रेस्ट पर आ गया ना सर, उसके हिसाब से तो। नहीं, ब्लॉक रेस्ट में आ गया। हम उसको ग्राउंड से देख रहे हैं ना। ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये ब्लॉक रेस्ट और बेल्ट चल रहा है। यस सर। तो स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ सर, यस है ना। तो फिर क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन, ये जो ब्लॉक है, ये जो फ्रिक्शन है, इस ब्लॉक को वापस पीछे के डायरेक्शन में चलाना शुरू कर, और वापस जब पीछे के डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा और ये ब्लॉक फर्दर जब यहां पहुंचेगा, ये ब्लॉक जब फर्दर वहां पहुंचेगा, ये जो फ्रिक्शन है इसकी स्पीड को पीछे के डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर देगा। बढ़ाते बढ़ाते जब इसकी स्पीड बेल्ट की स्पीड के बराबर हो जाएगा, तब इस पर फ्रिक्शन का लगना बंद। मतलब कि इसका जो मोशन होगा, पहले यहां से छोड़ेंगे तो ये पहले पीछे जाएगा, रुकेगा, और रुकने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाएंगी और यहां जाकर के वापस वह जब बेल्ट की स्पीड के बराबर में स्पीड आ जाएगा तो ये रुक जाएगा। मतलब कि बेल्ट की स्पीड के बराबर में आ जाएगा तो फ्रिक्शन का लगना बंद। क्या ये मोशन समझ में आया वेदांत? यस सर। फ्रिक्शन कितना लगेगा इस केस में? फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो फ्रिक्शन हमेशा, चूंकि घसटाहट की बात हो रही है, तो म्यू के इंटू एन। म्यू के का मान दिया हुआ है और एन का मान हो जाएगा एम जी। तो अभी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, म्यू इंटू एम जी, ये फ्रिक्शन लगेगा। अब बताइए ये यहां से कितना पीछे जाएगा? यहां से वो कितना पीछे जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसका पीछे के डायरेक्शन में कितना होगा? अगर यहाँ पहुंचता है, ब्लॉक का मास 1 kg है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? एस। क्योंकि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए, मोशन आगे की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो 10 मीटर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। हम इसको a से लेकर b तक का मोशन ले रहे हैं, और फिर b से हम वापस c का मोशन। तो a से b का हम इक्वेशन लिख रहे हैं। मच्छरदानी हम लोगों को तो v स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। इनिशियल वेलोसिटी 10। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, माइनस म्यू जी इंटू एस। तो एस बराबर होगा, ये जो दूरी है एस, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5, और जी है 10। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से ये कैंसिल, ये भी। ये 10 मीटर पीछे की तरफ जाए, और जब वो बी से वापस सी पर आएगा तो फिर वो कितना दूरी चलेगा? 10 मीटर है। जब वापस वो बी से सी आएगा तो कितना दूरी आएगा? 10 मीटर। तो 10 मीटर ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या उसकी स्पीड 0 है। और ये दूरी अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला फिर आप वही लगाइए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड, जो कि बेल्ट की स्पीड है, उसके बराबर हो जा रहा है, तभी फ्रिक्शन 0 होगा।
इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है म्यू इंटू जी, और एस निकालना है। सो अगेन एस विल गेट 10, मतलब 10 मीटर वो आगे जाएगा, फिर 10 मीटर वो पीछे सरकेगा घसटाते हुए, फिर 10 मीटर वो आगे जाएगा, और फिर बेल्ट के साथ वो लगेगा चलने के। तो बताइए ए से बी जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? हम सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए से बी तक जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना? -5। ए से बी तक जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स तो आपको मालूम है म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट अभी निकाले हैं, और बीच की एंगल कितनी है? 180 डिग्री। बीच की एंगल कितनी है? 180 डिग्री, क्योंकि बॉडी का मोशन इधर है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, बीच का एंगल एक्सवर्स। कैलकुलेट कीजिए, म्यू का वैल्यू 0.5, एम है 1 kg, जी का मान है 10, डिस्प्लेसमेंट है 10, और कॉस एक्सवर्स माइनस। पॉइंट हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -50 आएगा, -50 आया ना ईशान, विदाउट यस सर, यस सर। -50 जूल। और अब अगर हम बी से सी का मोशन लेते हैं, बी से सी, यहां से यहां, यहां से यहां तक, जब वो लौट के वापस आए सेम पोजीशन में, तो फिर उस केस में देखो तो जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स वही होगा म्यू इंटू एम जी, डिस्प्लेसमेंट वही है 10, और इस केस में एंगल दोनों के बीच का 0 हो। और जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, cos 01 आ गया, ये +50 जूल। ठीक है। तो और इसके बाद देखो तो उसके बाद तो फ्रिक्शन का लगना ही बंद हो गया। इसके बाद जब फ्रिक्शन लगना बंद हो गया तो फ्रिक्शन के द्वारा कोई वर्क डन नहीं। तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन सिर्फ उतना ही इंस्टेंट में होगा जितना इंस्टेंट में वो पहले जाकर के रुका, रुकने के बाद फिर स्पीड उसकी बेल्ट की स्पीड के बराबर, इतना ही देर तक इसमें फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद फ्रिक्शन का लगना बंद हो जाएगा, तो फ्रिक्शन के वर्क डन भी 0 हो। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक करते रहा इसी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, छोड़ के सब कुछ तू कर लेनी अभी तक। ये बराबर हो गया -50 जूल प्लस 50 जूल, और ये वैल्यू हो गया 0। अब हम इसी प्रॉब्लम को जो अभी सॉल्व किए हैं, इतना मेहनत करके, छोटे छोटे चीजों को समझते हुए, हम इसको एक और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हम यहां लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। अब यहां आपको एक बात यह समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगेगा, और जब लास्ट फ्रिक्शन फोर्स जब लगेगा तो ब्लॉक की स्थिति क्या हो। तो जैसे ही हम ब्लॉक को यहां रखे हैं, जैसे ही हम ब्लॉक को इस जगह पर रखे हैं, यह रखने ही के बाद से फ्रिक्शन का लगना शुरू हो गया, और
और फिर ये ब्लॉक पर फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक कि वो ब्लॉक के साथ, ये बेल्ट के साथ चलना ना शुरू करे। जब ब्लॉक और बेल्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलना शुरू करेगा तब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन का लगना बंद हो जाएगा और वो पोजीशन आएगा सी पोजीशन। तो यहां से हम इसको अब देखो कैसे निकालते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के मान 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है। मैकेनिकल का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी सी की काइनेटिक एनर्जी हो गई, सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हो गया हाफ m v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी तो हम रेफरेंस मान के बेल्ट के सरफेस को रेफरेंस मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जब हम इसको बेल्ट पे रखे थे, इनिशियल ये वाली पोजीशन इनिशियल है, वहां पर की काइनेटिक एनर्जी क्या है? वहां पर की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। चाहे वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, काइनेटिक एनर्जी वही होगा और पोटेंशियल एनर्जी अगेन 0। और ये वैल्यू आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 देगा। ठीक है, तो पहला सवाल का आंसर मेरा आया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज। अब आपको बतानी है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे ही वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालनी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। आप बेल्ट पे खड़े हो जाइए और तब उसके बाद उसका मोशन को स्टडी कीजिए। आप बेल्ट पे खड़े हो जाइए तब उसके बाद उसका मोशन को स्टडी कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम, बेल्ट पे खड़े हो जाइए और फिर बेल्ट पे खड़े होकर के इसका मोशन स्टडी कीजिए। बेल्ट का मोशन आगे की तरफ v है और ब्लॉक जब हम इस पे रखे हैं तो उसका स्पीड पीछे की तरफ v है और आप यहां बेल्ट पे ही खड़े हो जाइए और इसका मोशन को स्टडी कीजिए। तो बताइए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, क्या लिख सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ब्लॉक की स्पीड v है और बेल्ट की स्पीड है ना, माइनस v ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और बेल्ट की स्पीड आगे की तरफ v है, सो ये प्लस, ये हो गया -2v। तो अगर हम बेल्ट पर खड़े हो जाएंगे तो बेल्ट की स्पीड हमको नहीं दिखेगी। अगर हम बेल्ट पे खड़े हो जाएंगे तो बेल्ट हमको चलता हुआ नहीं दिखेगा, हमको ये वाली ब्लॉक की स्पीड 2v दिखेगी अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस आया। बेल्ट पे जब हम खड़े हो जाएंगे तो इस ब्लॉक की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, बेल्ट की स्पीड नहीं दिखेगा, ब्लॉक की स्पीड सिर्फ दिखेगा और वो स्पीड होगा 2। कि जिस पे चढ़ जाते हैं 0 हो जाता है ऑब्जर्वर, और फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में और धीरे धीरे इस ब्लॉक की स्पीड घटती जाएगी और कहीं ना कहीं जाकर के ये रुक जाएगा। और रुकने के बाद फिर यहाँ पे फ्रिक्शन का लगना बंद हो। मास के नेट को पता नहीं खराब हो। तो आप बताइए, इस केस में ये ब्लॉक कितना दूरी चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट? 10 मीटर। विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट ये ब्लॉक कितना दूरी चलेगा? 2v
भी 40 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू हाँ। स्क्वायर प्लस 2as बटे फॉर्मूला dt। लगाइए फ्रॉम a टू b, 2 इंटू वी हो जाएगा 20 हो a टू जाएगा। b के लिए। हम्म, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 2v, v का मान 10 ले लेते हैं। एक्सेलरेशन है माइनस म्यू टाइम्स जी इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको दी। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट है, हम विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट की बात यहां कर रहे हैं। तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में जो ये ब्लॉक है वो चलेगा 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू है 0.5 एंड जी का वैल्यू है। हम्म, ये पॉइंट हटाएंगे 10 हो गया, कैंसिल हो गए, 20। कैंसिल हो गए। ये 40 मीटर दूरी चलेगा, यहां से यहां तक की ये दूरी 40 मीटर। और अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट। तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला वही रहेगा, फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो हो गई म्यू इंटू एम जी, अभी भी वही लगेगा। एस की वैल्यू आपकी 40 मीटर है और बीच का एंगल यहाँ 180। म्यू का वैल्यू देखो 0.5 दिया है, मास kg है, जी का मान 10 है, 40 cos 180 माइनस पॉइंट हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाए। ये शायद आएगा माइनस 5 के 20, 200 जूल। ठीक है, तो इस सवाल में एक तो पूछ रहा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इसका आंसर मेरा आया माइनस 200 जूल। और एक डिस्टेंस स्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इसका मान आ गया मेरा 40 मीटर। मेरे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो। अब आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप ग्राउंड पर खड़े हो जाइए और ग्राउंड पर खड़े होकर के बेल्ट का मोशन देखिए। ग्राउंड पर खड़े हो जाइए और बेल्ट का मोशन देखिए। ग्राउंड पर एक बार हमने लिया हुआ है, ग्राउंड पर खड़े हो जाइए और बेल्ट का मोशन देखिए और बताइए कि बेल्ट में फ्रिक्शन किधर लग रहा है। यहां से आप बेल्ट में देखिए तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। हाँ, अपोजिट। ग्राउंड से देख रहे हैं, बेल्ट में फ्रिक्शन इधर लग रहा है। यहां तक फ्रिक्शन इधर लगा और जब वो ब्लॉक वापस से पीछे आने लग गया, वापस से ब्लॉक पीछे लग गया, तब भी फ्रिक्शन देखो तो पीछे ही लग रहा है कंटिन्यूअसली। यहां से यहां तक पीछे ही लग रहा है और यहां से जब आगे जा रहा था तब भी फ्रिक्शन पीछे ही लग रहा है। और बेल्ट किधर चल रहा है, बेल्ट आगे चल रहा है, कंटिन्यूअसली बेल्ट आगे जा रहा है। फ्रिक्शन कब तक लगा,
फ्रिक्शन लगा ब्लॉक के 40 मीटर दूरी चलने तक। हाँ आगे ही लग रहा है। फ्रिक्शन कब तक लगा है? ब्लॉक के 40 मीटर दूरी चलने तक। या बेल्ट कितना दूरी चला उस पीरियड में? बेल्ट कितना दूरी चला? 40 मीटर। बता सकते हो? अगर हम मोशन को बजाते हैं और ग्राउंड पर खड़े होके फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये आपका ब्लॉक है जो मैंने रखा। इस पर ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगा क्योंकि इसका मोशन आगे है। ये फ्रिक्शन बेल्ट ने ब्लॉक को लगाया तो ब्लॉक बेल्ट पर फ्रिक्शन इधर लगा। ब्लॉक कभी यहां पहुंचा, कभी फ्रिक्शन बेल्ट पे इधर ही लगेगा क्योंकि बेल्ट ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगा। जब ब्लॉक रुक गया यहाँ पे, जब ब्लॉक यहाँ रुक गया तभी बेल्ट फ्रिक्शन इधर लगा है। तो बेल्ट फ्रिक्शन ब्लॉक पर इधर लगा है तो ब्लॉक बेल्ट पर फ्रिक्शन इधर लगा। इस पीरियड में ब्लॉक कितना चला? निकला हुआ है शायद। इस पीरियड में ब्लॉक कितना चला? 10 मीटर। 10 मीटर। दूसरा रूम में आ गया। 10 मीटर चला। हाँ लगे ना, सही है। हाँ, तो बेल्ट कितना चला? 40 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, तो ये ब्लॉक कितना देर में चलेगा यहाँ से यहाँ तक? व्हाट इज द टाइम? टाइम v इक्वल टू u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम बराबर एक्सेलरेशन हुआ माइनस म्यू दूरी का 4 g इंटू टी। 4 मीटर। टी की वैल्यू कितनी आएंगी? 10 बाई 0.5 इंटू 10। 2 सेकेंड। 2 सेकंड। 2 सेकेंड। 5t बराबर 10 2 सेकेंड होगा ना वेदांत? यस सर। 2 सेकेंड पीछे जाने में, 2 सेकेंड पीछे जाने में। तो बेल्ट कितना चला होगा? बेल्ट की स्पीड कितनी है? 10 है। 10 मीटर पर सेकेंड। और बेल्ट की स्पीड कांस्टेंट है। 5 मीटर पर ब्लॉक की स्पीड रिटार्डिंग है, ब्लॉक की स्पीड रिटार्डिंग है, लेकिन बेल्ट की स्पीड कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय बेल्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय बेल्ट, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि बेल्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है, बेल्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ब्लॉक चलेगा 10 लेकिन बेल्ट चल जाएगा आपका 20 में, क्योंकि घसटाहट हो रहा है ना इस पीरियड में। बेल्ट ज्यादा तेजी से चल रहा है, ब्लॉक की स्पीड स्लो होती जा रही है। स्पीड कितना है? 10 स्पीड का मान आपका हो गया बेल्ट का 10 मीटर और टाइम है 2 सेकेंड। 20 मीटर बेल्ट चलेगा, ब्लॉक सिर्फ चलेगा 10 मीटर। बेल्ट यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक चलेगा सिर्फ 10 मीटर और बेल्ट चल देगा 20 मीटर। मतलब एक चक्कर लगा देगा। अब यहां तक तो फ्रिक्शन लगा। अब ब्लॉक जब रिटर्निंग बैक मारेगा, जब ब्लॉक रिटर्निंग आएगा, यहां से जब ये ब्लॉक रुक गया, रुकने के बाद जब ये ब्लॉक वापस पीछे आएगा, तब देखिए इसका मोशन क्या हो रहा है। बस आएगा, गिर जाएगा, आगे जाएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर की स्पीड 0 है और इधर डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है।
पृथ्वी को यहाँ कुछ गिरता नहीं। जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, इसकी स्पीड अभी 0 है, और यहां तक जब उसकी स्पीड बेल्ट की स्पीड के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा, तब तक इस पर फ्रिक्शन लगता रहेगा। यहां तक फ्रिक्शन का वैल्यू आने पर 0 हो। यहाँ पर स्पीड जो है ब्लॉक बेल्ट की स्पीड से अभी स्पीड कम है, बेल्ट तेजी से चल रहा है, अब ब्लॉक की स्पीड यहाँ पर 10 मीटर हो रहा है, यहाँ पर तो 10 से कम ही होगा, और बेल्ट की स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड है, और ब्लॉक की स्पीड यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से कम है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, घसटाहट है, स्लाइडिंग हो रही है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे आगे लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा पीछे। फ्रिक्शन यहाँ भी पीछे लगेगा बेल्ट में फ्रिक्शन को फोकस करो। यस सर। बेल्ट की फ्रिक्शन पीछे, यहाँ रुकने तलक, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन लगा पीछे, यहाँ भी फ्रिक्शन लगा पीछे। क्यों? क्योंकि बेल्ट बॉडी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन का आगे, ब्लॉक बेल्ट पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे। यहाँ भी बेल्ट फ्रिक्शन लगा रहा है आगे, तो ब्लॉक बेल्ट पे फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू वही रहेगा, और अभी भी ब्लॉक फिर 2 सेकंड में जाकर के यहाँ रुकेगा। t=0 समय में यहाँ से मान लो चला, यहाँ भी जाने में 2 सेकंड लगेगा, यह 0 नहीं होगा। यहाँ 2 सेकंड आगे जाने में ब्लॉक लगाएगा, 2 सेकंड पीछे आने में। तो ये ब्लॉक फिर 2 सेकंड तक चलेगा। तो ब्लॉक 2 सेकंड चला तो बेल्ट भी 2 सेकंड चला, तो फिर बेल्ट इस केस में कितना दूरी चलेगा? ये हो गया A से B तक, A से B तक का मोशन, और जब रिटर्निंग होगा तो B से A का मोशन होगा। डिस्टेंस फिर 20 मूव्ड बाय बेल्ट B to A, अगेन स्पीड इनटू टाइम 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस बेल्ट ने कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस बेल्ट ने ट्रेवल किया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 40 मीटर। जब तक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक, तो टोटल डिस्टेंस बेल्ट के द्वारा। अच्छा, A से B तक का वर्क डन बोलो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर किसके बारे में निकाल रहे थे? ऑन द ब्लॉक। बताओ, A से B तक में फ्रिक्शन किधर लगा? बेल्ट पे। बेल्ट पे फ्रिक्शन लगा पीछे, और बेल्ट मूव कर रहा है आगे 20 मीटर। तो वर्क डन कितने हो जाएंगे? फ्रिक्शन हो गया म्यू mg, डिस्टेंस हो गया 20, 180 और बीच का एंगल 180 माइनस। जब वो रिटर्निंग आया यहाँ से, जब वो रिटर्निंग चला यहाँ तक, अभी हम यहाँ से यहाँ तक का बात किए, जब वो रिटर्निंग आया तो फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? तो म्यू mg, डिस्टेंस अगेन हुआ 20, और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन अभी भी देखो तो पीछे ही लग रहा है, फ्रिक्शन अभी भी पीछे ही लग रहा है, हो गया -4। वैल्यू कैलकुलेट करो, ये हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ म्यू की वैल्यू 0.5, मास हुआ 1, जी का वैल्यू 10, और डिस्टेंस हो गया 20 माइनस। पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20, 200 जूल। देखो सर गायब हो गए। दिस इज द आंसर। और वैसे जब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको पढ़ाए थे, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था
आप डायरेक्ट यूज कर लो तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा बेल्ट की फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना। क्या सिखाया था? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूरा खत्म। with respect to ground अब तो हमको शर्म लगने लगा। is equal to work done by friction भूख प्यास सब त्याग with दिया। respect to moving observer। moving observer मतलब बेल्ट, ये दोनों बराबर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन दो में हो रहे हैं। एक हो रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equal to work done by friction on the block plus work done by friction on the belt with respect to belt, with respect to belt। ये मेरा दो ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करने हैं, ब्लॉक के और एक बेल्ट के, with respect to ground, with respect to belt। तो बताइए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक कितना है? ग्राउंड पे ये तो जीरो निकाला है ना? हाँ जीरो। ये तो जीरो निकाला है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू जीरो है। work done by friction on the block with respect to ground is zero। यहाँ पे work done by friction on the belt with respect to ground, ये तो हमको निकालना ही है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। देखो ये तो मेरा पार्ट था क्वेश्चन का, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, दैट इज -200 जूल। ये वाला पार्ट हो गया -200 जूल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। माइनस अब बेल्ट के रेस्पेक्ट में बेल्ट का तो मोशन होगा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, ये जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू आ गया -200। So this is the second method। सेकंड थर्ड भी ये क्वेश्चन को आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कई इंफॉर्मेशंस हैं। कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस घुसे हुए हैं। ये जो ब्लॉक है, निकल गया ये ब्लॉक कितने देर बाद कन्वेयर बेल्ट के साथ चलना शुरू कर देगा? तो टोटल हो गया 4 सेकंड बाद कन्वेयर बेल्ट के बाद चलना शुरू कर देगा। या इस ब्लॉक पर कितने देर तक फ्रिक्शन लगेगा? तो 4 सेकंड तक इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा। जब ये ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा तब तक कन्वेयर बेल्ट कितनी दूरी चलेगा? तो कन्वेयर बेल्ट 40 मीटर डिस्टेंस चलेगा। जब ब्लॉक आगे जा रहा होता है तो 20 मीटर बेल्ट चलेगा, जब ब्लॉक पीछे जा रहा होता है तब भी 20 मीटर बेल्ट।
टोटल बेल्ट की जो दूरी होगी 40 मीटर होगी। याद रखिए ब्लॉक का मोशन रिटार्डिंग है आगे जाने में, मतलब पीछे जाने में, कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में पीछे जाने में, और फिर एक्सेलरेटिंग है आगे जाने में। ब्लॉक का जो मोशन है वो यहां से यहां जाएगा तो रिटार्डिंग होगा, और जब लौट के आएगा तो एक्सेलरेटिंग होगा। और इस पीरियड में ब्लॉक घसटा रहा है, और इस पीरियड में कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है। ये जो बेल्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहा है। तो बेल्ट कितना दूरी चलेगा इसको निकालने के लिए देखो मैंने पहले टाइम निकाला, ये सब पढ़ के आदमी क्योंकि हमें पता है कि ये घसटा रहा है। बेल्ट कुछ अलग दूरी चलेगा, ब्लॉक अलग दूरी चलेगा। 2 सेकंड तक ब्लॉक पहले चला हमको समझ लग रुकने तक, अब फिर 2 सेकंड चला आगे आगे, क्यों नहीं इसको समझे? तो टोटल 4 सेकंड बेल्ट ब्लॉक, टोटल 4 सेकंड तक बेल्ट चले। टोटल बेल्ट की दूरी 40 मीटर। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले भी सर क्वेश्चन कराए थे क्या? नहीं, ये पहला क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कई चीजें हमें सीखने को मिलती है। फालतू काम नहीं करना, ठीक देखो ध्यान से और समझो। दूसरा एग्जांपल में तो खत्म है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ब्लॉक यहाँ M, और ये ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग के सीलिंग जहां लटका हुआ है यहाँ से एक धागा से ये कनेक्टेड है। अरे रोहित तोर बोला क्वेश्चन ये जो धागा है ये ब्लॉक तुम देते हो, ये धागा से कनेक्टेड है, लाइट धागा से कनेक्टेड है। धागा की लेंथ L है। इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट में है, एंड natural length of spring is L. ये जो स्प्रिंग है धागा की लेंथ L है, और ब्लॉक और ये जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ भी L ही है। इसका मतलब अभी ये जो धागा है वो ब्लॉक को इस तरह मैनेज किए हुए है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ठीक है जी। तो पूछता है फाइंड इनिशियल टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये आपका स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में इनिशियल टेंशन क्या होगा ये बताएं। फाइंड द मैक्सिमम elongation in spring when string is cut। जब ये धागा को हम काट देंगे ये स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना, तो वही mg कारण जो होगा इलोंगेशन ये बता। हम धागा कटेंगे ही ना। ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत भारी नहीं है, बस थोड़ा आप समझ। धागा एल है, इसका लंबाई एल है। देख लिया धागा दिखाई दिया। अब तो रोहित लगा
ये जो है ना एफ फोर्स भी लग रहा है एफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट भी थी वो एक्स की थी ये तो इसका कितना होता है फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर क्योंकि तीसरा एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फाइंड द elongation in spring at equilibrium position. एक और क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना, तो बताओ भाई। सर इनिशियल टेंशन स्प्रिंग का 0 होगा और इनिशियल, एक मिनट हाइनेस, आई एम आस्किंग इनिशियल टेंशन इन स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है ये। सर स्ट्रिंग में mg होगा इनिशियली। हाँ बिल्कुल होगा, वही तो बिल्कुल होगा, क्योंकि और सर इलोंगेशन mg/k होगा। कौन सी इलोंगेशन, दो तो इलोंगेशन पूछ, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। दो तो इलोंगेशन, एक मैक्सिमम इलोंगेशन और एक सिर्फ इलोंगेशन। सर मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना बोले, mg/k। mg/k और इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन तो सर 0 होगा। 0। जब हम स्ट्रिंग को कट कर दिए when स्प्रिंग is cut। अब बोलो एनेश। सर मेरा इलोंगेशन मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 mg/k आ रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन, ओके, और थर्ड वाला इलोंगेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम में mg/k आ रहा है। तो आइनेस आंसर इज करेक्ट। मिथिलेश समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या हो रहा है? इनिशियल इसकी सिचुएशन समझिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को समझना। समझ लेंगे तो दिमाग काम करेगा उसको सॉल्व करने में, और नहीं समझेंगे कॉपी निकाले तो फिर सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। नहीं लगेगी ये आपकी धागा लगी हुई है शुरुआत में, और स्प्रिंग अभी जो है वो नेचुरल लिंक है। तो पहला में तो कटना ही नहीं है, पहला प्रॉब्लम में तो स्ट्रिंग को कटना ही नहीं है। तो फोर्सेस ड्रॉ कीजिए, मास है तो mg, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग फोर्स होगा नहीं, स्प्रिंग फोर्स a × 0, ये होंगे स्प्रिंग फोर्स, और एक धागा है तो धागा में होगा टेंशन। शुरुआत में ये रेस्ट में है, दिया हुआ ब्लॉक इज एट रेस्ट, सो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सो T विल बी इक्वल टू m। तो पहला सवाल का तो आंसर होगा। दूसरा केस में देखिए, जब हम इसको काट देंगे, जो धागा है इसको हम अगर काट देंगे, धागा अगर हम काट देंगे तो क्या क्या बातें, बस उसको महसूस कीजिए क्या क्या बातें होंगी जब धागा हम काट देंगे तो क्या क्या बातें। बोलो, धागा को हम जैसे ही काट देंगे तो इस धागा में तो टेंशन खत्म हो जाएगा, धागा गायब ही हो जाएगा, नीचे में mg फोर्स लगेंगे,
और ऊपर में स्प्रिंग में इनिशियली स्प्रिंग में तो फोर्स तो 0 था, इनिशियली फोर्स 0 था। और इस mg के कारण ये जो ब्लॉक है आपका वो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक की स्पीड बढ़ती जाएगी और नीचे जैसे जैसे आएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होने लगेगा। और एक समय आएगा ये ब्लॉक कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, एक्सेलरेट होते होते वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जब नीचे का फोर्स mg और ऊपर में जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, इलोंगेशन होने के कारण मान लो x0 इलोंगेशन हुआ और ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए, इस पोजीशन से पहले, ब्लॉक इस पोजीशन में पहुंचने से पहले रास्ते में जब वो कहीं पर था, नीचे का फोर्स mg ज्यादा था स्प्रिंग फोर्स के रेस्ट। तो ये ब्लॉक यहां से यहां तक आते आते एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होंगे क्योंकि ऊपर के फोर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। और यहां तक आते आते जब इसकी ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स सेम हो जाएंगी तो अच्छी खासी स्पीड इसमें होगी, रुकेगा नहीं, यहाँ पे अच्छी खासी इसमें स्पीड होगी, अब ऊपर जाएगा। और उस स्पीड के इन्फ्लुएंस से ये ब्लॉक फर्दर और नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा नीचे जाएगा और स्प्रिंग को फर्दर इलोंगेट भी करेगा। और कितना स्प्रिंग को फर्दर इलोंगेट भी करेगा। यहां से नीचे का डायरेक्शन में तो फोर्स उसके mg के mg ही रहेंगे, नीचे के फोर्स तो चेंज होंगे ही नहीं। लेकिन अब चूंकि इलोंगेशन और बढ़ते जा रहा है, इसके इलोंगेशन और बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर चूंकि ये जो फोर्स था k इंटू x0, अब यहां से यहां तक ये फर्दर और जुड़ गया, मान लो x1 और आगे नीचे आ गया। तो ये वाली जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स जो होगा k इंटू x0 प्लस x1, क्योंकि ये वाली फोर्स अब mg से ज्यादा है, क्योंकि ये वाली फोर्स अब ज्यादा हो गई x0 से, mg से ज्यादा है, तो अब इसमें रिटार्डेशन, यहां से फर्दर अब यह पोजीशन से आगे जब वो चलेगा तो रिटार्डेशन होगा और यहां पर जाकर के ये रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन। जब तक ब्लॉक नहीं रुकता है तब तक स्प्रिंग को इलोंगेट ही करे। और ये वाली पोजीशन जब ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स इक्वल हो जाएंगी, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जब इक्वल हो जाएंगी इक्विलिब्रियम, तब ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स 0, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स 0। जरूरी नहीं है कि ब्लॉक रुका रहे, ब्लॉक चल भी सकता है उस पीरियड में। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पोजीशन में समझ में आ रहा है मिथलेश? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल, तो इलोंगेशन हुआ mg/k। दिस इज द इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये पोजीशन जहां वो रुका है, ये पोजीशन जहां वो रुका है, दैट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। यही हमको निकालना। चला कहां से? यहां से देखो, ये वाली थी उसकी इनिशियल पोजीशन,
और ये जब ये रुका, ये था उसका फाइनल पोजीशन जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन लिया। अब बताओ इनिशियल से फाइनल जाने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? बताओ कोई बच्चा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या कोई फ्रिक्शन वगैरह लगा? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल सर बचिए ना, ये मालूम करिए इसे तो हल्का बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। छोटा छोटा ही बॉल में तो आंसर मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जाओ ए के पास, इनिशियल के पास बोलो काइनेटिक, तो यहाँ तो वो रेस्ट से चलना शुरू हुआ था, हाँ यहाँ पर की काइनेटिक हो गई 0। जी। जाओ बोलो यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल हम इसको रेफरेंस ले लेते, इसको रेफरेंस ले लेते, ये पोजीशन को रेफरेंस। इसको लेना यहाँ से वो कितना ऊंचे है? एक्स मैक्सिमम, एक से, हाँ ये हो गया एम जी एक्स। स्प्रिंग में तो अभी कोई इलोंगेशन है नहीं, बराबर। फाइनल के पास जाओ, ये है फाइनल, ये है फाइनल। यहाँ पर की काइनेटिक, काइनेटिक अभी भी 0, और यहाँ की पोटेंशियल, पोटेंशियल बताइए। तो एम जी एच, एच का मान 0, लेकिन स्प्रिंग में इलोंगेशन है, स्प्रिंग में इतना इलोंगेशन है मैक्सिमम हाफ के एक्स मैक्सिमम। तो ये एक्स मैक्सिमम कैंसिल हो जाएंगे और एक एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आप निकालेंगे, ये 2 जो है लेफ्ट साइड चला जाएगा, 2mg डिवाइडेड बाई के। इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2 गुना इसकी पोजीशन है, 2 चल जाएगा उस साइड। तो इस प्रॉब्लम का आंसर जो है मैक्सिमम इलोंगेशन का आंसर क्या है? मैक्सिमम इलोंगेशन का आंसर आया 2mg बाई के। टेंशन आया mg और इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आया mg बाई के। ठीक है, so this is the answer of this. इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2 गुना दूरी पर ये जाकर के जी भाई क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेल रुकेगा नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसके स्पीड होंगे। इनफैक्ट ये स्पीड उसकी मैक्सिमम स्पीड हो, क्योंकि यहाँ के बाद से उसकी स्पीड घटती जाएगी। समझा ना। अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीड कितना है ये बताइए ड्यूरिंग द मोशन, तो हम बता सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन, अगर हम इसको एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दें, चौथा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ये बताइए। तो मैक्सिमम स्पीड कब थी? जब हम शुरुआत से छोड़े थे, यहाँ से जब हम उसको छोड़े थे तो स्पीड इसकी तो 0 थी, और स्पीड इसकी मैक्सिमम कब बनी? इक्विलिब्रियम की स्पीड मैक्सिमम बनी जब ये इक्विलिब्रियम में आया, और जब वो इक्विलिब्रियम में आया तो ये कितना डिसेंड, कितना वो डाउन हुआ? x नॉट। x नॉट की वैल्यू कितनी है? mg बाई के। और हमको ये मैक्सिमम स्पीड यहाँ की निकालनी है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का मोशन ले लीजिए।
अब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ना ही कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा। सो मैकेनिकल एनर्जी ए पोजीशन का और मैकेनिकल एनर्जी बी पोजीशन का सेटअप आप यहीं पे रेफरेंस ले सकते, यहां रेफरेंस ले लो, यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, ए की काइनेटिक तो जीरो, ए की पोटेंशियल हो गया एम जी एक्स नॉट, क्योंकि यहां से वो एक्स नॉट ऊपर है, रेफरेंस ये लिया हुआ है, और स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, सो हाफ के इंटू जीरो स्क्वायर। टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। टोटल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में दो ठो आ जाएंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग की पोटेंशियल। जाइए बी के पास, वहां का काइनेटिक बोलिए, तो वहां पर तो मोशन है, वेलोसिटी का मैक्सिमम ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो रेफरेंस पे आ गया है, तो एम जी इंटू एच का मान जीरो, और यहाँ स्प्रिंग में इलोंगेशन है, तो स्प्रिंग में हाफ के इंटू नॉट स्क्वायर। और यहाँ से आप मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते। एम जी एक्स नॉट की वैल्यू आपको पता है, एम जी बाई के। आगे बढ़िए, हाफ एम वी मैक्स, ये तो हमको निकालना है, हाफ के इज के, एंड एक्स नॉट का स्क्वायर करेंगे तो एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर बाई के का स्क्वायर। एक से के कैंसिल हो जाएंगे, एम 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 थ्रो आउट कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड हो जाएंगे एम जी स्क्वायर बाई के, और राइट साइड से है ना, दो भी काट के यहाँ दो यहाँ भेज दो, टू एम जी स्क्वायर बाई के, और यहां से आ जाएगा एम जी स्क्वायर बाई के, और राइट साइड में भी मैक्स स्क्वायर कैंसिल, घटा दीजिए इसको, तो एम जी स्क्वायर बाई के भी मैक्स का डू अंडर रूट में, तो जी रूट अंडर एम। So this is the maximum speed of the block during the motion. ये भी कहीं पर पड़ेगा। ये सब है वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा ख्याल की। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं अब इतना पढ़ लेने के बाद। देखिए, देखती वाली बात है, इस टॉपिक में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, बस आपको सिचुएशन अच्छे से एनालाइज करना है और फिर अपना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की कांस्टेंट के है, और अभी नेचुरल लेंथ में है, जैसा स्थिति में अभी दिख रहा है तो नेचुरल लेंथ ही होगा। ये सरफेस स्मूथ है, और एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको हम v स्पीड से आगे की तरफ ढकेल दे रहे हैं। टकराएगा जाके। इसमें पूछता है फाइंड, कितना इसमें सिचुएशन सामने में दिखा दिया है, एक मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये बताइए। दूसरा,
speed of block when compression in spring is half of its maximum. ब्लॉक की स्पीड उस समय क्या होगी जब स्प्रिंग में कंप्रेशन अपने मैक्सिमम कंप्रेशन का हाफ। पहले मैक्सिमम ये दो स्थिति। पहला सवाल तो बहुत इजीली बना लेंगे। फ्रिक्शन जीरो हाफ के सकता है ये अंदर जाएगा तो ये इसका इनिशियल स्टेज है और ये ब्लॉक चलते चलते आया और भी स्पीड से वो इस स्प्रिंग के इस साइड को हिट किया। तो एफ एस पी बाई ये इनिशियल है एक्स बराबर और जब वो आगे फर्दर मूव करेगा, जब वो आगे फर्दर मूव करेगा के हो जाएगा है ना, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होने लगेगा। स्प्रिंग में जैसे ही कंप्रेशन होने लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर मारने लगे। देखो सिचुएशन को समझिए। जैसे ही यहाँ से वो आगे फर्दर चलेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स देने लगेगा इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन, जिसके इन्फ्लुएंस से इसकी स्पीड घटती जाएगी। स्पीड घटती जाएंगी, ब्लॉक रुकेगा नहीं। ब्लॉक की स्पीड घटती जाएंगी, स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा, ब्लॉक की स्पीड और घटेंगी, स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा और एक समय आएगा जब ये ब्लॉक रुक जाएगा और तब तक में ये स्प्रिंग अच्छा खासा कंप्रेस हो चुका हो। ये इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन होगी जब ये ब्लॉक रुक जाए। ये यहां पे इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब आप यहां से ब्लॉक कितना आगे गया, एक्स आगे, एक्स मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन आप निकालो। ये है उसका ए पोजीशन जहां से वो चला था, नंबर आ ही जाएगा। ये है बी। एक्चुअली में हम सिस्टम का ही एनर्जी लिखेंगे क्योंकि सिस्टम में ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों जो है ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए ये सिस्टम की स्थिति कैसी है शुरुआत में और ये वाली स्थिति कैसी है और पूरे सिस्टम की आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कीजिए। इट इज इनिशियल, इट इज। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिए मैकेनिकल जब लिखते हैं काइनेटिक तो टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल लिखते हैं। तो हाफ के एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक एक ही है, वो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक में एक ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी दो हो सकते हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग की पोटेंशियल। प्लस mgh तो जीरो हो जाएगा प्लस टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल लिखते हैं। याद रखिए कंप्रेशन ब्लॉक का लिख करके फाइनल में क्या है? तो इनिशियल स्थिति को देखो और बताओ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ग्रेविटेशनल में हम अगर सरफेस को ही रेफरेंस मान के चले तो mgh की वैल्यू 0 और स्प्रिंग में इलोंगेशन नहीं है शुरुआत के केस में, तो हाफ है k है x स्क्वायर में x मैक्सिमम। ये फाइनल स्थिति में आइए और यहाँ का भी फिर बताइए। काइनेटिक हो गया हाफ m 0 स्क्वायर, स्पीड 0।
पोटेंशियल ब्लॉक का तो एम है, जी है, एच नहीं हुआ, हाइट नहीं उठा तो एच। के और स्प्रिंग में पोटेंशियल हो जाएंगे हाफ के एक्स मैक्स। बराबर एम बी स्क्वायर एक्स मैक्सिमम आप डायरेक्ट भी लिखते हो, स्क्वायर बराबर मैं सबको एनालाइज कर दिया ताकि कोई भी चीज आपके दिमाग से ना एक्स मैक्सिमम बराबर सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाए। रूट अंडर लेफ्ट साइड में क्या है, हाफ आई एम वी स्क्वायर, ये जो वी है जो आपको दिया हुआ है, अंडर एम बाई के हो गया। राइट साइड में है हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, बी इनटू हाफ हाफ कैंसिल, एक्स मैक्सिमम यहाँ से एक्स मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएंगे भी रूट अंडर एम बाई। आगे सही है और क्या प्रिंस? मैंने रूट ले लिया सो स्क्वायर था। वो फालतू कुछ So this is the answer of the first part of this question. अब क्या पूछे? दूसरा पार्ट में देखो क्या पूछता है। दूसरा पार्ट में आपसे कहता है कि जब स्प्रिंग की इलोंगेशन मैक्सिमम का हाफ है, एक्स मैक्सिमम बाई 2 ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ब्लॉक अभी चलना शुरू किया है अभी स्पीड से, और स्प्रिंग की मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग की एक कंप्रेशन है तो मैक्सिमम कंप्रेशन का हाफ। यहाँ कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है तो मैक्सिमम कंप्रेशन का हाफ। तो यहाँ पर की स्पीड क्या होगी यही निकाल, v1 मान लेते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट v1। तो फिर वही स्थिति, आप फिर इक्वेशन सेटअप कीजिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया आपका इनिशियल, और इस केस में ये वाली पोजीशन हो जाएंगी। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, बताइए शुरुआत की काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल में कुछ नहीं, स्प्रिंग में भी नहीं, यहाँ क्या बताइए हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हमको निकालना ही है। इतना नहीं पीओ, ग्रेविटेशनल में कुछ नहीं, और स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स का मतलब एक्स मैक्सिमम बाई 2 का होल स्क्वायर। और क्या यहां से आप v1 निकाल सकते हैं? जी तो हाफ हाफ तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर प्लस के बाई 4, में 4 हो जाएंगे ना, के बाई 2 का होल स्क्वायर। और एक्स मैक्स देखो तो एक्स मैक्स क्या है ना, है तो वी स्क्वायर एम बाई, वी स्क्वायर एम बाई, के से ये के कैंसिल हो जाए, और एम 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 भी सारी कैंसिल हो। यहाँ तो वी स्क्वायर है और इधर से देखो तो वी स्क्वायर बाई 4 आएगा, राइट साइड में v1, तो v1 का मान आ जाएगा 3/4 v रूट अंडर 3/। तो आप इसको रूट 3 v बाई 2 भी लिखें। स्पीड आधा नहीं होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जब मैक्सिमम का आधा होगा तो स्पीड आधा नहीं होगा। आप लोग शायद आधा प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती चेक करते चलिएगा। तो हजारों प्रॉब्लम्स हैं,
बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कैसे लगानी है, और फिर उसके बाद लगाते रहे। एक एक टुक टुक कर नेक्स्ट क्लास से हम सर्कुलर मोशन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। याद रहे, सर्कुलर मोशन जब मोशन स्टार्ट होगा तो सारी चीजें, वर्क एनर्जी थ्योरम भी वहां चलते रहेंगे। सर्कुलर मोशन में एक नया मोशन जुड़ जाएगा, वहां पर भी काइनेमेटिक्स लगेंगे, वहां पर भी न्यूटन्स लॉ लगेंगे, वहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम सारे। चलिए फिर तो